उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां आज भी युवाओं के लिए आदर्श है। युवा हमारे देश का भविष्य है। युवाओं के मन में अगर समर्पण और त्याग की भावना है, देश सेवा की भावना है, तो वो देश हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर रहता है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य भी है और वर्तमान भी। युवा ही हमारे देश का अभिमान भी है और पहचान भी। तभी तो कहते हैं, मेहनत करने से ही सफलता पक्की होती है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर, आपके साथ दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम दिशाएं में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। दिशाएं कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी युवा साथियों के हर सवालों का जवाब देंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाना चाहते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो सभी सवालों और जवाबों पर विचार विमर्श करेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज का एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो देश सेवा से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में इसीलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि देश का सबसे प्रतिष्ठित पद है और आज का युवा सिविल सर्विसेज एग्जाम में भागीदार बनता है। हालांकि पहुंचते बहुत कम लोग हैं वहां तक, और इसी सपने को साकार कर दिखाया है हमारे आज के गेस्ट ने। गेस्ट से आपको रूबरू करवाने से पहले मैं चाहूंगी आपके साथ एक वाकया शेयर करना। सिरोही जिले के मंडार से एक सरकारी शिक्षक जो अपने लगातार चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रह रहे थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तभी दोपहर में उनके पास एक फोन कॉल आता है और फोन पे दूसरी तरफ से आवाज आती है, पापा मैं आईएएस बन गया। जी हाँ, वो आईएएस बेटा हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, रविंद्र कुमार मेघवाल जी का। रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। धन्यवाद। आपको बता दें, रविंद्र हाल ही में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के 138वीं रैंक के साथ चयनित हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रविंद्र। और साथ ही मैं उन सभी भागीदारों को और सभी एस्पिरेंट्स को जो हाल ही में चयनित हुए हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूं दूरदर्शन परिवार की तरफ से, और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूं। रविंद्र, आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही है। एक छोटे से जिले सिरोही से, एक गांव से उठकर सीधा देश के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचना, वो जर्नी आपकी कैसी रही है? हमारे युवा पीढ़ी आपसे जरूर जानना चाहेगी। जी, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रविंद्र कुमार मेघवाल है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में 138वां स्थान प्राप्त किया है। बेसिकली मैं सिरोही ज़िले के रेवदर तहसील के मंडार गांव से आता हूं और ये राजस्थान का सबसे लास्ट गांव है जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने अपनी स्कूलिंग, जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है, वो गांव से ही की है, आदर्श विद्या मंदिर से। उसके बाद फिर मैंने 6 से लेकर 12 तक जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदरी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था अहमदाबाद में, पर वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए मेरे साथ कि मुझे 1 साल बाद इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी करने का निर्णय लिया और फिर मैंने मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर से बीएससी कंप्लीट की, और वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी बिल्कुल रविंद्र, आपकी टर्निंग पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, आपकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि मेरा जो अगला सवाल है बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन उस बेसिक से सवाल के पीछे लाखों जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सपने, उनकी भावना, उनके आंसू, उनका त्याग जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहूँगी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। जी मैम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है और बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग इसी उम्मीद से तैयारी करते हैं कि एक न एक दिन उनका भी एग्ज़ाम निकलेगा। जी, तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको आपका वाई ढूंढना पड़ेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है और इसमें जो आपका क्यों है, इट शुड बी रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। और उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से तैयार है यूपीएससी
एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जी। आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं और लंबा टाइम भी लग सकता है। जी तो बिल्कुल। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और इस मानसिकता के साथ फिर आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सिलेबस, स्ट्रेटजी, प्लान सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल रविंद्र, जैसा कि आपने अभी एक शब्द का उपयोग किया वाई, तो आपका वाई प्लान क्या था वो हमें बताएंगे ज़रा? जी, क्योंकि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आता हूं जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी कंट्री में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें से सिरोही भी एक है। और सिरोही इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा वाय तो यही था कि इन चीज़ों को मुझे चेंज करना है। लाइक हेल्थ, एजुकेशन, जो चीज़ें पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, मुझे उनमें कुछ बड़ा कर दिखाना है, उनको रिवोल्यूशनाइज करना है। और जैसा कि हमारा एम है दैट बाय 2047 वी हैव टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो उस डेवलप्ड कंट्री में मैं अपना योगदान देना चाहता हूं और यही मेरा वाय है। जी बिल्कुल, आपने योगदान की बात करी है रविंद्र। तो सिरोही जिला जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत छोटा सा जिला है और गांव की पृष्ठभूमि रही है, वहां पर भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वहां को लेकर आप क्या सोचते हैं और गाँव वाले आपको लेकर क्या सोचते हैं? जी, जैसे हम गाँव की बात करें तो गाँव में, अब जैसे हमारे गांव की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउट माइग्रेशन करते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं या फिर अदर सदर स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का इशू है। एम्प्लॉयमेंट है, फिर जो बेसिक पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, तो उनका भी प्रॉब्लम है। तो मेरा जो मोटो है वो यही है कि सिर्फ मेरा गाँव ही नहीं बल्कि जहाँ भी मैं पोस्टिंग लूँ वहाँ पे हर गाँव ऐसा होना चाहिए जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हो, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्रेव करें कि हम अपना योगदान कैसे अपने देश को आगे बढ़ाने में दे सकते हैं। जी बिल्कुल, युवा ही है जो देश को आगे बढ़ाने में लगातार अग्रसर रह सकता है। हालांकि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी हमारे यूथ फॉलो करें और क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की है? क्योंकि प्रीलिम्स का जो अगर सिलेबस देखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस का देखते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है वो स्ट्रेटेजी के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और हमारे यूथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहे, वो एक बार आप बताएंगे। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। और पहले तो हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझते हैं। जैसे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब प्री में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का होता है और दूसरा सीसेट का होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो इनमें आपको सिर्फ एमसीक्यूज का सिलेक्शन करना होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये आपकी एंट्री है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो इनके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। उसके बाद मेंस आता है, तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें एक ऐसे का पेपर होता है, फिर जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। तो टोटल 9 पेपर होते हैं और फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये तो है एग्जाम का बेसिक पैटर्न। फिर जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं, तो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो आपको एंट्री दिलवाएगी एग्जाम में, और इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपका फोकस इसमें 100% पे नहीं होना चाहिए। लाइक यू डोंट हैव टू स्कोर 100% इन द प्रीलिम्स, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। सो उसमें आपको क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जो सारे लोग पढ़ते हैं, जो सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, जो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी पढ़ते हैं, तो आपको बस उन्हें ही पढ़ना है और करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। उसमें से फिर आपको, रविंद्र सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, रिसोर्सेज की आपने बात करी है, तो वही हम जानना चाहेंगे क्या स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज हमारे यूथ फॉलो करें जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी, वैसे तो आप सभी को रिसोर्सेज आप गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर फिर भी अगर मैं रिसोर्सेज के बारे में बता दूं सब्जेक्ट वाइज, तो हम देखें जैसे पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर की थी। फिर हिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटीज़ को रेफर किया है, जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है। फिर इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह सर की बुक पढ़ी है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ा है। तो यही सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं।
जी बिल्कुल रविंद्र, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे जो भी हैं यूथ हैं उनके लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल को लेके बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है हमेशा, क्योंकि ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको लेकर भी कन्फ्यूज़न बना रहता है। उसी के बंदोबस्त करते हुए आपने बहुत अच्छा शेयर किया है हमारे साथ। और आपके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी, क्योंकि यूथ के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और रविंद्र, आपने बहुत अच्छा पद हासिल किया है, बहुत अच्छी मेहनत है आपके इसके पीछे। लेकिन मैं साथ ही पूछना चाहूँगी, क्योंकि महज 23 साल की उम्र आपकी और आपने सीधा यूपीएससी क्रैक किया, और उसके बीच में ज़ीरो से अगर हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखा जाता है अक्सर एस्पिरेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस एज में आके, किस समय आके इसकी शुरुआत करें। आपने बहुत कम समय में इस चीज़ को समझ लिया था, तो इसके पीछे आपकी क्या गाइडेंस रही थी? जी, अगर गाइडेंस की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं एक गांव से आता हूं, और जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, और उस समय कोविड का टाइम था, तो मटेरियल का भी बहुत शॉर्टेज था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने 4 महीने प्रिपरेशन की तो उसमें मैंने बहुत गलतियाँ की है, और उन्हीं मिस्टेक से मैंने सीखा है कि किन चीज़ों को आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, और उन चीज़ों को फिर मैंने अवॉइड किया। और मैंने नवंबर 2021 जब मैंने अपनी सारी गलतियों को पहचान लिया और उनको करेक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा और इसमें कोई गलती नहीं करूंगा। तो इनिशियली मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। फिर प्री के लिए जो भी मैंने ऑनलाइन मटेरियल है वो रेफ़र किया, और सारा जो गाइडेंस था, जो सोर्सेज थे, वो ऑनलाइन ही मैंने लिए हैं। पर मेंस के लिए फिर मैंने क्योंकि मेंस एक ऐसा स्टेज है जो मेक और ब्रेक वाला स्टेज है, तो उसके लिए मैं दिल्ली गया था, और वहाँ फिर दिल्ली जाके मुझे कई लोग मिले, कई मेंटर्स मिले, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि आपने प्रॉपर मेंटर्स के गाइडेंस में पढ़ाई की है, लेकिन मेरा सवाल जो है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी रहा है, आपने मेंस में उसी सब्जेक्ट से क्लियर किया है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो बाकी, जैसे मैं सोच रही हूँ ऐसा कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा वो रहता है कमांड, तो वो क्लियर इजीली कर सकते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे ऑप्शनल की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शनल में ऐसा है, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बीएससी की है, और मेरे जो सब्जेक्ट थे बीएससी में वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस थे, लेकिन मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो जो ऑप्शनल का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिस पे आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी कमांड है, तो आप उस सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। पर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके, या फिर कुछ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, गाइडेंस की कमी हो सकती है, तो उसमें कोई आप ऐसा ऑप्शनल देख सकते हैं जिसके लिए सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो और जो इजीली आप रेफर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए यूपीएससी का, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, उसमें से फिर आप ढूंढिए कि किन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप 3-4 सब्जेक्ट देखिए और आप उनका सिलेबस देखिए, उनका सिलेबस अच्छे से पढ़िए, 15 दिन दीजिए, 15-20 दिन दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल एक्स फैक्टर है। मेरा सिलेक्शन है, मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल का है, तो आपको एक अच्छा ऑप्शनल ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पहले से डिसाइडेड होता है हमारे माइंड में कि ये सब्जेक्ट से हम स्कोर कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जी, अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो सारे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप रैंक्स देखेंगे, सिलेक्शंस देखेंगे, तो सारे ही सब्जेक्ट से सिलेक्शन आ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। भले ही सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपको उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे से आपका टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके उसमें स्कोर आएगा। फिर भले ही आप कोई भी ऐसा ऑप्शनल उठा लें जो आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा सिलेक्शन आ रहे हैं, पर अगर आप उसमें टाइम नहीं देंगे तो उससे भी सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाइए, पर उसको अच्छे से तैयार करना है। जी बिल्कुल, जैसा कि रविंद्र ने बताया, आप सब्जेक्ट मेंस में कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए है। रविंद्र, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, जैसे परिवार से बड़ा हमारा कोई धन नहीं है और परिवार से बड़ा हमारा कोई जीवन नहीं है, तो परिवार का, आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल रहा है आपके इस अचीवमेंट में? जी,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूपीएससी की जर्नी है वो बहुत लंबी है जी। इसमें आपको मिनिमम 1.5 साल प्रिपरेशन में देना पड़ेगा और 1 साल की पूरा एग्ज़ाम का साइकिल चलता है जी। तो इसमें आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी फैमिली का है, आपके फ्रेंड्स का है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जो सबसे ज़्यादा आपकी जो पाथ है उसको ईजी करेंगे वो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं। बिल्कुल। तो उसमें जैसे मैं मेरी फैमिली के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो सबसे बड़ा गाइडेंस और इंस्पिरेशन है मेरे लिए, वो मेरे दादाजी हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि सिविल सर्विस नाम की कोई एग्जाम होती है, यूपीएससी नाम की कोई संस्था है जिससे लोग आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। अच्छा। और उन्होंने ही ये बीज बोया था। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे मेरे दादी जी, मेरे पापा जी, माँ, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, क्योंकि बहुत हमारी एक जॉइंट फैमिली टाइप में है, मेरे सारे सिस्टर्स, ब्रदर्स, सब ने मेरा बहुत हेल्प की है, सभी ने मेरे को मोटिवेट किया है मेरे जो डिप्रेसिंग टाइम तक, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे स्ट्रेस भी आएगा, डिप्रेसिंग टाइम भी आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लूँगा, पर उसमें जो आपका साथ देंगे वो आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स ही हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी गोल हो, आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, उनके साथ हमेशा बातें करते रहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यूथ को बहुत अच्छा संदेश है कि बिल्कुल सोशल लाइफ से अपने परिवार से कटने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका सबसे बड़ा सॉलिड सपोर्ट होता है। तो उन्हीं को साथ लेके चलिए, मेहनत करिए और ज़रूर आप अचीवमेंट को पा पाएंगे। अभी आपने एक बात करी थी डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन पे भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। रविंद्र, डिप्रेशन बहुत बड़ा आज के समय में एक फैक्टर हो गया है, क्योंकि हम आजकल जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें डिप्रेशन हर स्टूडेंट में, जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम देखते हैं डिप्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे। तो उस डिप्रेशन को हम किस तरीके से डील करें, ये हमारे यूथ जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस है सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इस प्रोसेस को करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्रेशन का शिकार होना वाजिब है। तो ऐसे में किस तरीके से उसे देखें और आपने डिप्रेशन को किस तरीके से डील किया है? अगर डिप्रेशन के बारे में बता दूं तो जैसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो जी, आप अगर आपने वो चीज़ अच्छे से की है और उसमें आपने अच्छा टाइम दिया है तो यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल। फिर आपका भले सिलेक्शन हो नहीं हो, आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। तो डिप्रेशन का एक फेज ऐसा होता है, वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए ही होता है। अगर आपने उस मोमेंट को क्रॉस कर लिया तो फिर ईजी हो जाती है सारी चीज़ें। और डिप्रेशन में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स ही सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इससे रिलीव करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो, रविंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही हैं जो आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में, डिप्रेशन से लड़ने में। और मैं तो हमारे यूथ को यही संदेश देना चाहूँगी कि डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके पॉजिटिव वाइब्स है आपके आसपास, उसके साथ समय बिताइए। आप बिल्कुल सही दिशा में फिर से बढ़ने लग जाएंगे। थोड़ा सा माहौल को हम साइड में करते हैं, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला माहौल लाते हैं। आपकी हॉबीज, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, उसको भी क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि हमारे यूथ भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र है और देश का सबसे प्रतिष्ठित पद आपने पा लिया है। तो आपके पीछे यानी असली जो रविंद्र है वो क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में आपकी हॉबीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के ही यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं वो आपको पूरी तरीके से चेक करते हैं। वहाँ आपकी हॉबीज़, जो आपकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल वहाँ खुल के सामने आती है। तो इसमें आपको आपकी हॉबीज़ पर काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो जो मेरी हॉबीज़ थी वो, मैं पियानो प्ले करता हूँ, तो ये चीज़ मैंने नवोदय से सीखी है। और अगर गेम्स में देख ले तो मैं टेबल टेनिस का प्लेयर हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और ये मैं जैसे बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में मेरे एग्जाम के ड्यूरिंग भी खेलता था, जब मेरे को ऐसा लगता था कि यार अब बहुत हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, तो जाके बैडमिंटन खेल लो या फिर आपकी हॉबीज़ को फॉलो कर लो। तो हॉबीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। बिल्कुल, एक स्ट्रेस बूस्टर की जैसे काम करती है। बिल्कुल, अब हॉबीज़ अगर हो आपके मन में, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो आप ये सब करिए, आप वापस से एक रिफ्रेशिंग सा फील करेंगे। अभी आपने पर्सनालिटी की भी बात करी, पर्सनालिटी को लेकर भी मेरा एक सवाल है कि किस तरीके से जो इंटरव्यू, सबसे मेन पॉइंट जो होता है, मेन पार्ट जो होता है इस सिविल सर्विस एग्जाम का, वो होता है इंटरव्यू। रिटन आप क्लियर कर लो, लेकिन जो इंटरव्यू है उसमें बहुत अलग चीज़ें निकल कर आती है। ऐसा माना जाता है कि जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, उसको बहुत तरीके से देखा जाता है, रैदर देन आपका जो नॉलेज है
उसको ज़्यादा नहीं आंका जाता है। आप किस तरीके से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अगर पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बता दूं तो अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आपका पहले ही टेस्ट हो चुका है, जिसमें आपने प्री दिया है, आपने मेंस दिया है, उसके बाद आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाते हो, तो नॉलेज आपका पहले ही टेस्ट हो चुका है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी जो आपका नॉलेज चेक करेंगे वो आपके पास है। अब यहाँ जो चीज़ है वो है पर्सनैलिटी। अब इसमें आपका जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, तो ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। बिल्कुल। अब यहाँ यूपीएससी का जैसे जो इंटरव्यू है तो वहाँ नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो आप इजीली वहाँ सॉरी बोल सकते हैं, वहाँ आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। बिल्कुल। मैंने भी इंटरव्यू में 2 बार सॉरी बोला है जी। तो लाइक नॉलेज इज नॉट अ बिग थिंग। हाँ, ऐसा माना जाता है। जिस तरीके से ऑनलाइन बहुत देखे जाते हैं, मैंने भी पर्सनली काफ़ी वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के, तो मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं क्या काफ़ी उससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप नहीं भी सवाल जवाब आ रहे हैं आपको, तो आप उसको सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो उनका पूरा फोकस होता है आपके कॉन्फिडेंस पे होता है। तो उसको लेकर हमारे यूथ को क्या संदेश देंगे आप? जी, पर्सनैलिटी टेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास नॉलेज हो और वो नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, जैसे आपने मॉक इंटरव्यू की बात की, तो मैंने भी 6 मॉक इंटरव्यू दिए हैं। और जो मॉक इंटरव्यू है और यूपीएससी का एक्चुअल इंटरव्यू है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉक इंटरव्यू में जैसे आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा थ्रेटनिंग फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास नॉलेज कम है या फिर आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है। पर जब आप यूपीएससी के मेन इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं। अच्छा। और उसमें आप एक वो जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है वहाँ। तो आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है? मतलब हम जानना चाहेंगे, हमारा यूथ भी जानना चाहेगा कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है या मॉक इंटरव्यूज जितने भी आपने दिए हैं, उसमें कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो जो हमारे यूथ के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो। जी, जैसे अगर मैं इंटरव्यू के किस्से की बात करूं तो जैसे मैंने जब पहले ही रूम में एंटर किया जी। तो सर ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप क्या लेंगे, टी और कॉफ़ी? तो मैंने सर से बोला कि नहीं सर, मैं बाहर से कुछ पी के आया हूँ। तो सर ने बोला कि आप क्या लिया आपने? तो मैंने बोला सर मैंने एपी पी। तो सर बोले ओके शुगर, और फिर पूरा सारे लोग हंसने लगे। तो पूरा माहौल था वो लाइट हो गया। तो ये इंटरव्यू के किस्से हैं, वो आपको पूरा कंफर्टेबल कर देते हैं वहाँ। जी बिल्कुल, आपने रविंद्र बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और हमारे दर्शकों को, खास करके जो हमारे साथ अभी अभी दूरदर्शन के साथ जुड़े हैं, उनको बता दें हमारे साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित हुए IAS रविंद्र कुमार मेघवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 138वीं रैंक के साथ इन्होंने उस पद को हासिल किया है और सिर्फ महज 23 साल की उम्र में फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे क्लियर किया है। तो ज़रूर रविंद्र, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा अगला सवाल रविंद्र ये होगा कि आज के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, साथ ही हमारी सेल्फ स्टडी भी होती है, साथ साथ होती रहती है, और हमारी जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, तो इन तीनों के बीच में किस तरीके से हम देखें बैलेंस? क्या आपको लगता है कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिशियल है हमारे लिए? इस चीज़ के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहती है और बहुत लोग मिसगाइडेड भी रहते हैं, क्योंकि कई लोग क्या है कोचिंग ले लेते हैं पर फिर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी थी, और कई लोग कोचिंग लेके उसको छोड़ के सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जैसे मैं मेरे बारे में बता दूं तो मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है और मैंने पूरा सेल्फ स्टडी पर रिलाई किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कोचिंग कर रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी। आपको टाइम देना पड़ेगा, खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ऑनलाइन मटेरियल की बात करें, जैसे आपने यूट्यूब के बारे में बताया, तो ये एक सब्सटेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अब वहाँ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में और आपको समझ नहीं आ रहा और आप कहीं कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आप इजीली उस ऑनलाइन सोर्स को रेफर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके उस टर्म को सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है। मैंने सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़े हैं और जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम आई मैंने यूट्यूब रेफर किया है और यूट्यूब से मैंने वीडियोस देख के उसके नोट्स बना लिए, तो इससे मेरा काम ईजी हो गया।
जी बिल्कुल रविंद्र, बिना कोचिंग क्लासेस लिए आपने सेल्फ स्टडी के जरिए इतने बड़े पद को हासिल किया है, उसके लिए आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी और साथ ही हमारे यूथ से भी ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप हार नहीं मानिए। आप ये नहीं बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही अनंत हैं। तो आप लगातार कोशिश करते रहिए। एक बार अगर आप फेलियर हासिल करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार फिर से आप कोशिश करिए, आप ज़रूर सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में रविंद्र, एक सवाल और आ रहा है कि एक रैंकिंग को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आईएएस में जो रैंकिंग डिसाइड होती है वो किस तरीके से डिसाइड होती है। कई बार कहते हैं ऐसा कि कम रैंकिंग वाले को भी आईएएस बना दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या कुछ भ्रांति है और क्या कुछ सच है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हम रैंकिंग के बारे में लें कि रैंकिंग बनती कैसे है, तो वो उसमें आपका मेंस का स्कोर देखा जाता है और पर्सनैलिटी टेस्ट का स्कोर देखा जाता है। बिल्कुल। और फिर उन दोनों को मिला के मेरिट बनती है। बिल्कुल। अब आईएएस की सीट्स देखें तो एवरी ईयर अराउंड 180 सीट्स आईएएस की आती हैं और 200 आईपीएस की आती हैं। बिल्कुल। और जो टोटल सीट्स जैसे इस बार देखें तो इस बार कुछ 1143 सीट थी। अब इनमें से कैटेगरी वाइज डिवीजन होता है कि कौन सी कैटेगरी को कितने आईएएस मिलेंगे, कितने आईपीएस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और फिर हर कैटेगरी की अलग से कट ऑफ निकलती है। और उससे फिर जो आईएएस की पोस्ट हैं कि हर कैटेगरी में कितने आईएएस की पोस्ट है और उसमें टॉप रैंकर्स कितने हैं, और उनको फिर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे आईएएस है, आईएफएस है, वो अलॉट होती है। जी बिल्कुल रविंद्र, एक सवाल है कि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ज़्यादा चलन में है सोशल मीडिया, हर कोई सोशल मीडिया का ही फ़ैन है। तो आपने सोशल मीडिया से क्या दूरी बना ली थी, या फिर आपके हिसाब से क्या सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है? अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। यस। तो सोशल मीडिया आपके लिए एक अच्छे सोर्स के रूप में भी काम आ सकता है और आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया को एक डिस्ट्रैक्शन मानता था, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम खोल लिया और इंस्टाग्राम में आपने कोई ऐसा पेज फॉलो कर रखा है जिससे आपका वैल्यूएडिशन करते हैं, पर उसमें ऐसा है कि अगर आप आधा घंटा इंस्टाग्राम वैल्यूएडिशन के लिए खोल रहे हैं तो आप 2 घंटे उसमें टाइम वेस्ट करोगे। बिल्कुल। तो मैं आपके हिसाब से सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर है, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है कि कई बार यूथ क्या है ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया चला ले या कुछ ऐसा कुछ कर ले तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा फील हो जाता है, लेकिन उसका एडिक्शन बहुत गलत है वो चीज़। तो आपने किस तरीके से इसको डील किया फिर? जी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी एक्टिव नहीं था। मेरे कहीं भी न तो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था, नहीं कोई फेसबुक अकाउंट था, ट्विटर, इवन व्हाट्सएप भी मैंने बहुत कम व्हाट्सएप में यूज़ नहीं करता था। मैं व्हाट्सएप पे था ही नहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कटा हुआ था मैं, और मेरे लिए एक वरदान भी था कि मैं जो टाइम सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर रहा था वो मैं अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर बिल्कुल प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे आप। जैसे व्हाट्सएप की आपने बात करी है, तो व्हाट्सएप हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स व्हाट्सएप का उपयोग जो है स्टडी ऑनलाइन स्टडी जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? जी, अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में कई बार आप जैसे स्टडी मटेरियल को ढूंढते ढूंढते फिर कई बार चैटिंग और कई बातें स्टार्ट हो जाती है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आप अगर किसी से चैटिंग स्टार्ट कर दो तो फिर वो घंटों चैटिंग चलती रहती है आपकी। तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया था। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं टेलीग्राम का यूज़ बहुत करता था, सिर्फ टेलीग्राम पे ही मैं एक्टिव था, क्योंकि टेलीग्राम पे आप जो सोर्सेज की बातें कर रहे हैं वो टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम पे आपको आपके नोट्स और बाकी जो टॉपर्स के नोट्स हैं वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे ग्रुप थे टेलीग्राम्स पे। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ 6-7 लोग ग्रुप था टेलीग्राम पे, तो उसमें हम डेली डिस्कशन करते थे। हम टेलीग्राम लाइव करके टेलीग्राम कॉल में डेली डिस्कशन करते थे हमारे ऑप्शनल का, और उसने मेरी ऑप्शनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की है। उसके अलावा मेंस के टाइम पे भी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें हम कुछ 35 लोग थे। हम डेली आंसर राइटिंग करते थे, उसमें भेजते थे, पीयर रिव्यूइंग होती थी। तो इसने हमको बहुत हेल्प किया है। इवन हमारा जो ग्रुप था उससे बहुत रैंक्स भी आए हैं। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव, तो वो भी हमारे ग्रुप से ही, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही थे। जो हमारे एक सचिन अरोरा सर हैं,
उन्होंने बनाया था। जी बिल्कुल रविंद्र, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। और किस तरीके से आप डेली लाइफ को अपने पढ़ाई के साथ और अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो आपने यूथ को बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करवाता है, और यूपीएससी के आईएएस पद से लेके आरएस पद के बारे में आप क्या सोचते हैं, स्टेट सर्विसेज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपका कभी कोई प्लान बी रहा है या कुछ आने वाले फ्यूचर में रहने वाला है? अगर प्लान बी की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा कोई प्लान बी नहीं था जी। पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं डाउट में था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं या फिर कुछ और दूं पहले जी। मतलब कई बार लोग करते हैं कि एसएससी क्लियर कर लो, उसके बाद फिर एक जॉब हो जाएगी और उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे जी बिल्कुल। पर मेरे को भी ये डाउट था स्टार्टिंग में, पर फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यूपीएससी ही करना है। और जिस दिन मैंने ये एक फर्म डिसीजन ले लिया कि नहीं यूपीएससी करना है, तब मैंने स्टार्टिंग में कोई प्लान भी नहीं बनाया, कुछ नहीं। सबसे पहले मेरा यही था कि स्टार्टिंग 1-2 अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है। अगर 2 अटैम्प्ट के बाद आपको ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं से यूपीएससी में लाइक प्री मेंस इंटरव्यू कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो 2 अटैम्प्ट के बाद आप सोच सकते हैं प्लान बी का। बिल्कुल, प्लान बी की आपने बात करी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आईएएस का पद तो आपने ग्रहण कर लिया है, तो आईएएस बनने के बाद क्या बनने का या क्या सर्विस आप लेना चाहेंगे? क्या किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? खासकर हमारे देश में इतने सारे जो क्षेत्र हैं उनमें अभी तक डेवलपमेंट की बात करें तो नहीं हो पा रहा है, तो आपका फोकस किस क्षेत्र पे ज़्यादा रहेगा? जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं सर्विस में आने के बाद वो यही हैं। मैं चाहता हूँ कि 2047 तक सबके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ को लेकर वो सारी अवेलेबल हो जाए। तो मेरा प्राइमरी गोल तो यही है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, तो इन्हीं पे मेरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, आपने पहले से ही गोल अपना तैयार कर रखा है और मैं अपने युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि एक गोल बना के तैयारी कीजिए ताकि आप उस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। रविंद्र, मैं आपके गांव के बारे में बात करना चाहूँगी। सिरोही में किस तरीके से जब उनको पता चला कि वहाँ का बेटा, सिरोही में जो है बेटा है वहाँ का, वो आईएएस बन गया है, और मेरे ख्याल से वहाँ पर इतिहास है अब तक का कि आप शायद पहले होंगे जो आईएएस के पद पर चयनित हुए हैं, तो उन लोगों का किस तरीके से प्रतिक्रिया रही है और आपकी फैमिली में कौन कौन है ये भी मैं जानना चाहूंगी जिनकी प्रतिक्रिया आपके प्रति रही है? जी, सबसे पहले अगर फैमिली के बारे में बता दूं तो हम जैसे जॉइंट फैमिली है, मैंने पहले ही बताया था, तो सभी लोगों ने मेरे को एनकरेज किया और सभी बहुत खुश थे जब मैंने बताया घर पे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। तो सभी बहुत उत्साहित थे, सभी बहुत खुश थे। और फिर मैं जब रिजल्ट आया तब मैं जयपुर में ही था और उसके 3 दिन बाद मैं घर गया हूँ। तो वहाँ भी मेरा पूरे गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से मेरा एनकरेजमेंट मुझे उत्साहित किया। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल रविंद्र, आप फैमिली सपोर्ट और गांव वालों का सपोर्ट आपके साथ ज़रूर रहा है। आपने पूरी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर की है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी सिलेक्शन के बाद की जो जर्नी होती है, ऐसा माना जाता है लबासना करके एक एकेडमी है, तो उसको लेकर भी यूथ में काफ़ी जो एक्साइटमेंट रहता है। आपकी आफ्टर सिलेक्शन जर्नी अब तक क्या रही है और क्या कुछ हो सकती है? अगर सिलेक्शन के बाद की बात करें तो जो पब्लिक लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको कोई नहीं जानता था, पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं टोटली अंडरग्राउंड था। पर सिलेक्शन के बाद से बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत लोग लाइक मेरे को कॉल आ रहे हैं, बहुत से कॉल आ रहे हैं। मेरे को अराउंड 2000 कॉल आ गए अब तक। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और एक मेरे लिए एक उत्साह का पल भी है कि मेरे को लाइक अब पब्लिक रिकॉग्निशन मेरे को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, फैमिली की तरफ से मिला है और जर्नी भी आपकी काफ़ी यादगार रही है। एक मेरा सवाल है, जैसे लबासना करके मैंने अभी आपसे पूछा, तो उसके बारे में भी यूथ काफ़ी एक्साइटेड रहता है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसके बारे में एक्साइटमेंट बना रहता है और मेरे ख्याल से सभी यूथ के मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर ये लबासना है क्या? उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर देंगे आप? जी, अगर मैं लबासना के बारे में बता दूं तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनका ड्रीम होता है कि वो लबासना में जाके ट्रेनिंग करें। बिल्कुल। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी लबासना जाऊंगा कभी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं
तो आपका वाई तो आपको मिल जाता है, पर वाई के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, और उनमें से लबासना जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको मोटिवेट करता है यूपीएससी की तैयारी में। और मेरे लिए भी जो लबासना है वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। बिल्कुल रविंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि हमारे जो यूथ हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो हमारे सभी दर्शक जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? एक वन लाइनर मंत्रा भी आप साथ में देना, और थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए क्या सक्सेस किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करें, एक शॉर्ट में आप उनको बता दें। अगर सबसे पहले बताऊं तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उनको मल्टीप्लाई मत कीजिए, जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए जी। इसमें अब आपको फॉलो करना है डिसिप्लिन और डेडिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, और अगर डिसिप्लिन है तो आपको मोटिवेशन भी आ जाएगा। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन रहिए, आप डेडिकेटेड रहिए अपने गोल के प्रति, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। तो रविंद्र, आपने जिस तरीके से हमें बताया किस तरीके से स्ट्रेटेजी रख के हमें पढ़ाई करनी है, हमारे युवाओं को किस तरीके से प्लान बना के तैयारी करनी है, और हमारे साथ और हमारे युवाओं के साथ ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो ज़्यादा घिसेगा वो ज़्यादा चमकेगा। तो आप जिस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और पढ़ाई अच्छे से लगन से करिए, और एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान बनाकर फॉलो कीजिए, तो आप ज़रूर सफलता के शिखर को पहुंच लेंगे। और साथ ही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दूरदर्शन में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए क्षेत्र से जुड़ के और नए एक्सपर्ट से जुड़ते हुए। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।